अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पैरामाउंट कंप्यूटर्स देवन में आपका खैर मकदम है। आपसे इल्तिजा है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन पर जाके क्लिक ज़रूर कीजिए, जिससे आने वाली तमाम मेरी वीडियोस आपको आसानी से हासिल हो सकें। शुक्रिया। ऑनलाइन कंप्यूटर सीखने के लिए भी हमसे आप राब्ता कायम कर सकते हैं। हमारा एड्रेस आपके सामने आ रहा है। शॉर्ट टाइम में फुल कोर्स करने के ख्वाहिशमंद स्टूडेंट भी हमसे राब्ता कायम कर सकते हैं। एक बार फिर हमारे चैनल पैरामाउंट कंप्यूटर्स देवन में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। अब अगला सबक हम देखेंगे P&L यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो तलबा अजीज़, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इसमें मैंने लिखा है कि P&L अकाउंट के ज़रिए हम कंपनी के छुपे हुए यानी इनडायरेक्ट ख़र्चों की जानकारी हासिल करते हैं। ये ख़र्चे हम ग्रॉस प्रॉफिट में से करते हैं। जब माल तैयार हो जाता है तो कई प्रकार के यानी कई तरह के, कई किस्म के, कई अक़साम के ख़र्च कंपनी को करने पड़ते हैं, जिनकी फहरिस्त, सूची, लिस्ट यानी फहरिस्त मैं आपको इस अकाउंट में लिखकर दिखा रहा हूँ। इस अकाउंट के दो भाग होते हैं, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। जब कंपनी के मालिक के ज़िम्मे में खर्च आता है तो इस अकाउंट के डेबिट साइड में इन खर्चों वाले लेजर को लिखा जाता है, जिनकी वजह से कंपनी या कंपनी का मालिक की ज़िम्मेदारी में आया है। यानी कि जो कंपनी होती है वो एक मीडिएटर होती है कस्टमर और मालिक के दरमियान में। तो जब कंपनी को नफ़ा होता है तो जाता किसके पास है? मालिक के पास में जाता है। और जब कंपनी के ज़िम्मे में ख़र्चा आता है तो किससे मांगती है? वो मालिक से मांगती है। तो जब वो मालिक से पैसा खर्चे के लिए मांगेगी तो वो डेबिट साइड में लिखेगी, और डेबिट साइड में किस वजह से उसने मांगा उस वजह को वो लिखेगी। अगर रेंट दिया उसने तो रेंट लिखेगी डेबिट साइड में, अगर सैलरी दी उसने तो सैलरी लिखेगी। तो जिस वजह से भी कंपनी मालिक से पैसा मांगेगी वो उस वजह को डेबिट साइड में लिखेगी। कंपनी का मालिक अगर साल के शुरू में कंपनी को 10-20 लाख रुपए दे देता है तो उसमें से वो खर्च करती रहेगी और बता देगी कि आपका इतना पैसा इस मद में खर्च हुआ। और अगर वो हाथ के हाथ पेमेंट करता है, आप इकट्ठा पेमेंट नहीं करता, तो जैसे जैसे मांगती जाएगी कंपनी मालिक से पैसा, वैसे वैसे वो डेबिट साइड में लिखती जाएगी। यानी कि आने वाला डेबिट और जाने वाला क्रेडिट, आमदनी मेरी क्रेडिट, खर्च मेरे डेबिट। तो यहाँ जो उसूल आया खर्च मेरे डेबिट, वो वजह ये है कि वो मालिक से पैसे ले के इन खर्चों को पूरा करेगी, और जो मालिक से लेगी पैसा तो किस वजह से लिया उसको डेबिट करेगी। और जब कंपनी को फ़ायदा होगा तो मालिक को वो देगी मुनाफा, तीसरे तरीके उसको वो क्रेडिट साइड में लिखेगी। यानी कि इनडायरेक्ट इनकम जितनी भी होंगी वो मालिक को जाएंगी और क्रेडिट साइड में लिखी जाएंगी, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी होंगे वो डेबिट साइड में लिखे जाएंगे और मालिक से लिए जाएंगे। बस ये कि लेने के तरीके मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। कोई कंपनी का मालिक थोड़ा थोड़ा करके देता रहता है, कोई मालिक जो है वो इकट्ठा ही दे देता है कंपनी को, भाई काम करो। तो आगे पढ़ते हैं हम लोग। और जब कंपनी मालिक इस जिम्मेदारी में आया है, और जब कंपनी को नफ़ा होता है या मालिक को नफ़ा होता है तो उसे इस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। अब देखिए, इसमें एक नोट मैंने लिखा है, कंपनी मालिक और ग्राहक के दरमियान में एक दलाल की तरह होती है। कंपनी मालिक और ग्राहक के दरमियान में एक दलाल की तरह होती है, एक मीडिएटर होती है जो दोनों में तालमेल पैदा करती है। इसलिए जब कंपनी को खर्च का सामना करना पड़ता है तो मालिक ही जिम्मेदार होता है। इसलिए खर्च की आमद को डेबिट साइड में लिखते हैं, और जब कंपनी को मुनाफा होता है तो वो मालिक को देने यानी जाने की वजह से उसे क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। यानी कि कंपनी उसको क्रेडिट साइड में इसलिए लिखती है कि वो मुनाफा मालिक को ही जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगले हम सफ़ा खोलते हैं। उम्मीद है कि आपको ये बात मेरी समझ में आ गई होगी।
अब तलबा अज़ीज़, अगर आपको मेरी ये बातें सब तमाम समझ में आ चुकी हैं, तो हम P&L को पढ़ने से पहले कुछ चीज़ और भी पढ़ लें कि इसमें मैंने पन्ने में लिखा है कि आज हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो देखिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये वो खर्चे होते हैं जिनकी वजह से माल की ख़रीद पर और कच्चे माल को इस्तेमाल करने के लायक बनाने पर माल की कीमत में इजाफ़ा हो जाता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाता है। जब हम कोई माल ख़रीदते हैं तो उसमें जो लाने में हमें ख़र्चा हुआ वो हमारा जो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएगा। और उसको पैदावार, उसको जो है प्रोडक्शन को बिकने लायक बनाने पे जो हमारा ख़र्च हो रहा है, यानी कि जो हम लकड़ी लेकर आए थे उससे हमने फर्नीचर बनाया, ये सारी चीज़ें बनाई हैं, दरवाजे खिड़कियाँ बनाई हैं, या चमड़ा लाया, जूता आपने बनाया, उससे आपने कोट बनाया, आप कपास लाए, आपने कपड़े बनाए, सूत बनाया। तो वो चीज़ जो आप इस्तेमाल के लायक बनाने पर, लायक बनाने के लिए हम खर्च कर रहे हैं, वो पैसा जो हम एक चीज़ को लायक बनाने पर खर्च कर रहे हैं वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाता है। इसके बाद इसमें लिखा है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किसे कहते हैं। जवाब है कि जबकि माल को बेचने के लिए जो खर्च होता है उसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। आपने रेड़ा भरा और जो है शहर में माल ले जाके भेज दिया, तो ले जाने पे जो आपके रेड़े पर, आपके ई रिक्शा पर, या जिस सामान के ज़रिए, जिस यंत्र के ज़रिए भी आप लेके गए हैं, जिस ज़राए के ज़रिए भी आप लेके गए हैं माल को बेचने के लिए, तो उस पर होने वाला ख़र्चा हमारा इनडायरेक्ट कहलाएगा। और चाहे वो शहर से बाहर ले जा रहे हैं तो फिर ट्रक्स का वैसे वैसे खर्चे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आप बड़ी तादाद में उसको दूर दूर भेजेंगे। इसके बाद फिर आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को P&L के अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। जैसे गुड़ बनाने में जितने भी खर्च होते हैं सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं, और गुड़ बेचने के लिए जितने भी खर्च होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। ये बात मैं पहले भी आपको समझा चुका और उम्मीद करता हूँ इस बार भी आपको ये बात मेरी समझ में आ रही होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं कि P&L में आने वाले लेजर्स कौन कौन से होते हैं, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आने वाले लेजर्स के क्या क्या नाम हैं। देखिए, इसमें डेबिट साइड में हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं और क्रेडिट साइड में हमारे इनडायरेक्ट इनकम्स लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर कंपनी को लॉस होता है, ग्रॉस लॉस होता है, तो वो हमारा खर्चा माना जाता है और जिसको हम डेबिट साइड में लिखते हैं। दूसरी चीज़ में लिखी हुई आ रही है ऑफिस एंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, यानी कि दफ्तर के और निज़ामिया के खर्च। तीसरी चीज़ में आ रही है सैलरी वेजेस, यानी कि आपने सैलरी दी, तनख्वाहें दी अपने मुलाजिमीन को, सैलरी। फिर आ गया एक लेजर इस टाइम से भी बन सकता है, एक लेजर आपके सैलरी एंड वेजेस के नाम से भी बन सकता है। एक आता है इसमें रेंट, रेट एंड टैक्सेस एक्सपेंसेस, यानी कि आपने किराया दिया और एक रेट मुतय्यन हुआ, आपने टैक्सेस दिए, तो ये आपके तमाम अखराजात हैं। पोस्टेज एंड टेलीग्राम एक्सपेंसेस, यानी कि पहले ख़त व किताबत का भी मामला चलता था तो उसका खर्च, हालांकि अभी भी थोड़ा बहुत बाकी रह गया है, लेकिन अक्सर इन मोबाइल पे ही मामला बन जाता है। इसी तरीके से इसमें लिखा हुआ है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस, यानी कि जो आपके ऑफिस में कागज़ लग रहा है प्रिंट करने के लिए, या स्याही लग रही है, या पेंसिल रबड़ आ रही है, ये आपके प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस में शुमार की जाती है। टेलीफोन एक्सपेंसेस आप समझ होंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम, यानी कि जो आपने इंश्योरेंस करा रखा है उसको जो आपका खर्चा आप दे रहे हैं, प्रीमियम दे रहे हैं, वो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में माना जाएगा। फायर इंश्योरेंस, आपने इंश्योरेंस कराया आग का, ये भी आपका एक खर्चा है। ऑफिस लाइटिंग, ऑफिस में होने वाली लाइटिंग का खर्चा आ गया। इलेक्ट्रिक चार्जेस आ गए, और बिजली के और भी खर्चे होते हैं तो वो आपने दे दिए। ट्रेड एक्सपेंसेस, आपके तिजारत पर होने वाले बहुत सारे खर्चे होते हैं, वो ट्रेडिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं या ट्रेड एक्सपेंसेस कहलाते हैं। और सर इसमें फिर लिखा है कि ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस में बहुत सारे छोटे मोटे खर्चे होते हैं तो जिनको हम इसमें ऑफिस एक्सपेंसेस के नाम से एक लेजर बना लेते हैं। ऑडिटर फीस, आपका जो ऑडिटर होता है जो आपके रिकॉर्ड्स को चेक करता है कि आपने जितने भी काम किया है उसके रिकॉर्ड सही बनाया नहीं बनाया, तो उसकी ऑडिटिंग वो करने आता है, तो उसे ऑडिटर कहते हैं। तो
ऑडिट जो है एक फेल हो गया और ऑडिटर जो हो गया इसम हो गया, तो वो जो आदमी का आप खर्चा दे रहे हैं, ऑडिटर का जो आप फीस दे रहे हैं, वो आपका एक लेजर तैयार होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाता है। और डायरेक्टर फीस, जैसे कोई भी कंपनी का डायरेक्टर होता है वो अपनी तनख्वाह लेता है, अपनी फ़ीस लेता है। इस्तबल यानी कि जहाँ घोड़े रखे जाते थे तो उस पर होने वाला खर्च। अब इस दौर में इस्तबल लगभग ख़त्म से हो गए हैं और उनकी जगह गैरेज आ गया है। तो जहाँ पर आप गैरेज है, यहाँ पर आपके गाड़ियाँ वगैरह कंपनी की खड़ी हैं, उस पर होने वाला खर्च जो है आपका गैरेज एक्सपेंसेस कहलाता है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि इसके अंदर लिखा हुआ है रिपेयरिंग एंड रिन्यूअल एक्सपेंसेस। देखिए एक होता है रिपेयरिंग, होता है कि रिन्यूअल। रिपेयरिंग किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए आपकी दीवार है, उसकी सीमेंट उखड़ के गिर रहा है, तो आप क्या करेंगे, उस दीवार को उसके जो है सही कराएंगे। आप सीमेंट जहाँ जहाँ से उखड़ गया है वहाँ से सीमेंट आप दोबारा से करके उसको सही कर देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए दीवार तिरछी हो गई है तो फिर वहाँ से हमें सीमेंट कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, दीवार को तोड़ेंगे और तोड़ के नए सिरे से उसको तैयार करेंगे, तो उसको हम कहते हैं रीन्यूअल, दोबारा से बनाना। तो रिपेयर एंड रिन्यूअल नाम के हमारा एक जो है लेजर बनता है जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाता है। शॉप रेंट हो गया, दुकान के किराया। लीगल एक्सपेंसेस यानी कानूनी कुछ अखराजात होते हैं, ख़र्चे होते हैं जिनको हमको करना पड़ता है। इंटरेस्ट अगर आपने दिया है तो आपका ख़र्चा है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हो गया कि आपने माल बेचने पर और तकसीम करने पर जो अपने वर्कर्स को पैसा दिया वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाता है। कैरेज आउटवर्ड यानी कि आपने जो माल बना के बाज़ार में भेजा तो उसको आप किसी जो है रेड़े में या किसी ई रिक्शा में या किसी ट्रैक्टर के ज़रिए या किसी भी तरीके से जब आप शहर के अंदर ही भेजते हैं, शहर से के दायरे से बाहर नहीं जाना, शहर के दायरे में रहते हुए आपको जो है सामान एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करके ले जाना पड़ रहा है, ढो के ले जाना पड़ता है, उसे हम कैरेज आउटवर्ड कहते हैं। और एक होता है फ्रेट, जो एक शहर से दूसरे शहर में ले जाया जाता है, यानी कि ट्रक के ज़रिए या किसी भी ज़रिए से हम एक शहर से दूसरे शहर में पहुंचते हैं लेकर सामान को, तो उसको हम फ्रेट एक्सपेंसेस कहते हैं। फ्रेट आउटवर्ड कहलाता है वो। और एक होता है फ्रेट इनवर्ड, अगर किसी बाहर के शहर से हम माल मंगा रहे हैं तो उसे फ्रेट इनवर्ड कहते हैं। वो ट्रकों और दूसरे ज़राए से शहर के अंदर लाया जाता है या ले जाया जाता है शहर से, तो वो हमारा फ्रेट कहलाता है। तो कैरेज और फ्रेट में थोड़ा सा इस टाइप का फ़र्क है कि कैरेज हमेशा शहर के अंदर ही रहता है और फ्रेट शहर से बाहर निकल जाता है। अब इसके इसके बाद जो है बारी आती है एडवर्टाइजमेंट की। आपने एडवर्टाइज किया और मान लीजिए ऐसा एडवर्टाइजमेंट किया कि जो 1 साल चलेगा, एक एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं आप 10 साल चलेगा, तो एडवर्टाइजमेंट आपको किसी भी तरीके किसी भी शक्ल में होगा वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही कहलाएगा। इसके बाद बारी आती है एक्सपोर्ट ड्यूटी। आप माल बाहर भेज रहे हैं, उस पर आप जो टैक्सेस दे रहे हैं एक्सपोर्ट ड्यूटी कहलाती है। सेलिंग एजेंट्स कमीशन, आपने अपने एजेंट को कमीशन दे रखा है कि भाई मेरा ये माल इसे बेच दीजिए, कमीशन दूंगा मैं तुझे, तो आप माल बेचने वाले एजेंट को कमीशन दे रहे हैं, आप कमीशन दे दीजिए। इसी तरीके से कमीशन एक और लिखा हुआ है लेजर इसमें बना हुआ है कमीशन के नाम से। ट्रेवलिंग एक होता है ट्रेवलिंग और एक होता है कन्वेंस। तो ट्रेवलिंग और कन्वेंस में क्या फ़र्क होता है कि ट्रेवलिंग होता है एक शहर से दूसरे शहर में जाना आने पर होने वाला ख़र्च, और कन्वेंस होता है कि शहर के ही अंदर आप अपनी गाड़ी से या अपने किसी व्हीकल से सफ़र करते हैं शहर के अंदर ही, वह कन्वेंस कहलाता है। जैसे रिक्शा से आपने सफ़र कर लिया, आपने ई रिक्शा से कर लिया, या आपने बड़ा शहर है तो आपने कार से सफ़र कर लिया, वो शहर से बाहर नहीं जाएगी कार, शहर के दायरे में रहते हुए जो ख़र्चा होगा आपका कन्वेंस पर वो आपका आपके सफ़र पर वो कन्वेंस कहलाएगा। इसी तरीके से शहर से बाहर अगर आप जाते हैं तो वो ट्रैवलिंग कहलाएगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के नाम से जाना जाएगा। ये भी आपका एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इसी तरीके से में ग्रेजुएटी है जो आपका एक ख़र्च माना गया है और ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, तकसीमी ख़र्च आपके जो हो रहे हैं वो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। सेलिंग एजेंट, सैलरी आपने दी, अपने एजेंट को तनख्वाह दी, ये आपका जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंस आ गए। पैकिंग एक्सपेंसेस हो गया, आपने सामान तैयार किया और तैयार करके अगर आप
उसको वैसे दे देते हैं। मिसाल के तौर पे आपने जूते बनाए, अगर आप जूते वैसे लेके बैठ जाएं बेचने के लिए तो उसकी जो है जो कीमत है वो घट जाएगी। तो आपने पन्नी लगाई, डब्बा लगाया, तो ये आपके पैकिंग एक्सपेंसेस में शुमार किए जाते हैं। सेल टैक्स, आपने जितना माल बेचा उस पर जो टैक्स लग रहा है वो अभी आपका खर्चा है, आपको टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, जिस तरह आप इनकम टैक्स देते हैं। उसके बाद फिर आता है रिम्यूनरेशन टू एजेंट, यानी कि मेहनताना। रिम्यूनरेशन माना होता है मेहनताना, ये भी एक तरीके से वेजेस ही है, एक तरीके से मजदूरी है। तो रिम्यूनरेशन टू एजेंट, आपने मेहनताना दिया अपने एजेंट को, वो आपके इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस में है। बेड डेप्ट, आपने किसी को माल उधार दिया, वो लेके भाग गया, तो वो आपके रिटर्न ऑफ बेड डेप्ट्स कहलाते हैं। तो ये आपके जो है खर्चे में, यानी कोई भी नुकसान है ना, तो वो नुकसान आपको जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही कहलाएगा आपका। जैसे वेयर हाउस एक्सपेंसेस अगला हम पढ़ रहे हैं। वेयर हाउस एक्सपेंसेस, आपने जो है वेयर हाउस कहते हैं संग्रहालय को, यानी कि नुमाइशगाह को, शोरूम को कह लीजिए। तो जहाँ पर अपने सामान की नुमाइश लगाते हैं, वो आपके वेयर हाउसेस कहलाते हैं। इसके बाद इसमें हम पढ़ रहे हैं कि गोडाउन रेंट, यानी कि गोदाम का किराया। इंग्लिश में गोडाउन होता है और उर्दू में हम लोग गोदाम बोलते हैं। इसके बाद बारी आती है ब्रोकरेज एक्सपेंसेस। ब्रोकर कहते हैं दलाल को और ब्रोकरेज कहते हैं दलाली को। तो ब्रोकरेज पे होने वाला जो खर्च है आपका, वो आपका इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इसके बाद कन्वेंस, मैंने आपको बता दिया कि कन्वेंस किसे कहते हैं और ट्रैवलिंग किसे कहते हैं। सैलरी ऑफ सेल्समैन, सैलरीज ऑफ सेल्समैन, आप समझोगे कि तनख्वाहें दी सेल्समैन की आपने। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, बहुत सारे फाइनेंशियल एक्सपेंसेस आपको करने पड़ते हैं। इसके बाद फिर इंटरेस्ट ऑन लोन, आपने जो लोन ले रखा है उस पर इंटरेस्ट दिया आपने, वो आपका इंटरेस्ट ऑन लोन कहलाता है। अब हम पढ़ते हैं दूसरी साइड इसकी, क्रेडिट साइड, जिसके अंदर हम इनडायरेक्ट इनकम का जिक्र करेंगे। अगर कंपनी को ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है तो वो मालिक को जाएगा, इसीलिए हम उसको कहाँ किस तरफ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और क्रेडिट साइड में वो रिकॉर्ड्स लिखे जाते हैं जो मालिक को इनकम की शक्ल में पहुँचते हैं। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट, डिस्काउंट रिसीव हुआ, कहीं से आपको मालिक को डिस्काउंट मिल गया। और इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव, आप उसने कहीं इन्वेस्ट कर रखा था, पैसा कहीं लगा रखा था, उस पर उसको ब्याज मिल गया। कमीशन रिसीव, कहीं से उसको किसी काम के अंदर कमीशन हासिल हो गया कंपनी को। बैड डेब्ट्स रिसीव्ड, यानी कि जो उधार उसने बुरे दिए थे वो किसी वजह से वापस आ गए। जिस आदमी को उसने बुरे उधार दिए थे वो उसका दिल में जो है आगे बात कि नहीं यार मुझे पैसा वापस करना चाहिए, तो वो जो उधार था वो मिल गया, ये किसी और ज़राए की वजह से मिल गया, तो ये आपकी इनकम हो गई। बैंक इंटरेस्ट रिसीव, बैंक से ब्याज मिल गया। रिज़र्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, तो आपने जो क्रेडिटर्स के लिए पैसा जमा कर रखा था, क्रेडिटर किसे कहते हैं, जिनसे हम माल ख़रीदते हैं, तो उन्होंने कोई आपको जो है छूट आपको उनसे मिल गई है, तो वो आपकी इनकम हो गई। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, यानी कि आपके पास मकान थे, दुकान थी या प्लॉट्स थे या जो भी प्रॉपर्टी थी, उसको बेच के जो आपको फ़ायदा हो गया, कंपनी की नाम थी वो चीज़ें, और उसे बेच के जो कंपनी को फ़ायदा हुआ वो आपका इंडायरेक्ट इनकम कहलाएगा। और सर डिविडेंड्स, लाभांश कहते हैं हिंदी में, इसे हम मुनाफा उर्दू में कहते हैं, ये कहीं से हासिल हुआ है। इंटरेस्ट ऑन रिन्यूअल ऑफ बिल्स, आपने अपने डेटर्स से कहा कि अब जो बिल हमसे लेगा हम उस नया बिल बनाने पर उस पर इंटरेस्ट काटेंगे, तो वो आपकी इनकम हो गई। अप्रेंटिसशिप प्रीमियम, आपने किसी को तजुर्बा कराने के लिए जो है एक रकम मुतय्यन कर दी कि भाई हमें इतने पैसा चाहिए। जैसे मिसाल तौर पे इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं वो अप्रेंटिसशिप जो है फ़ीस लेते हैं, यानी कि इस पैसे से वो कंस्ट्रक्शन का काम सिखाते हैं। खुदा खास्ता बिल्डिंग को कोई नुकसान होता है तो उसकी ज़िम्मेदारी कंपनी की ही मानी जाएगी, उस इंजीनियर की नहीं मानी जाती, तो उसकी बिना पर वो एक फ़ीस ले लेते हैं इंजीनियर को प्रैक्टिकल सिखाने के लिए, तो अप्रेंटिसशिप
कहलाती है, वो अप्रेंटिसशिप प्रीमियम कहलाता है। ये आपकी इनकम हो गई। रेंट ऑफ सबलिटिंग, यानी कि आपने कोई जगह ले रखी है किराए पर और आपको उसमें से कुछ जगह जो है आपके लिए बेकार थी, आपने एक किराएदार बुलाया और कहा भाई तू बैठना चाहे बैठ जा, हमें तो इतनी जगह हमारा काफ़ी है और इतनी जगह तू अपने इस्तेमाल में ले ले। तो आपने किराए पे जगह ले रखी है, फिर आपने अपना भी उसी में किराएदार बिठा दिया, तो किराएदार पे किराएदार आ गया, उससे रेंट ऑफ सबलिटिंग कहते हैं। तो वो भी आपकी इनकम हो गई। मिसलेनियस रिसिप्ट, मुख्तलिफ ज़राए से जो कि आपको पता नहीं लग रहा है किन ज़राए से आपके पास इनकम हुई है, वो आपके मिसलेनियस रिसिप्ट्स कहलाती हैं। ये भी आपकी इंडायरेक्ट इनकम है। इसके बाद फिर आता है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। आपने ऋण पत्र ले रखे हैं, उधार पत्र ले रखे हैं, आपने उधार कागज़ पे साइन कर रखा है कि आपने किसी को पैसा उधार दे रखा है। जैसे मिसाल के तौर पे आपने शेयर बाज़ार में पैसा लगा रखा है, तो आपको उस डिबेंचर पे आपको जो पैसा मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, वो आपको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कहलाते हैं। ऋण पत्र कहते हैं इसे हम लोग। तो शेयर बाज़ार का तो थोड़ा सा मामला हटकर हो जाता है, हालांकि उसमें भी हम कंपनी को पैसा दे रहे हैं, तो ये थोड़ा सा मामला इसका हल्का सा जुदा होता है डिबेंचर का। इसमें कर्जा दिया जा रहा है, उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, भी मुख्तलिफ ज़राए से आपको इनकम हो रही है, अदर सोर्सेज से हो रही है, मुख्तलिफ ज़राए से हो रही है। फिर इसके बाद लास्ट में आता है नेट लॉस ट्रांसफ़र टू कैपिटल। अब तलबा अजीज़, कुछ एंट्रीज़ हमारी P&L की छूट गई थी जो डेबिट साइड से मुंसलिक थी, तो वो भी हम देख लेते हैं कि इसके अंदर एक एंट्री आ रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि जो मालिक है वो किसी वजह से एक 4 मालिक की मिसाल के तौर पर, और 4 मालिक में से सबने जो है 50-50 लाख रुपए लगा रखे हैं कंपनी के अंदर। अब किसी मालिक को इत्तेफाक से जो है 1 लाख 2 लाख 3 लाख की ज़रूरत पड़ जाती है और वो उससे वो पैसे ले लेता है, मिसाल के तौर पे वो 5 लाख रुपए ले लेता है। तो बाकी मालिकों के इस बात का एतराज़ होता है कि तेरे तो 45 लाख लगे, हमारे 50-50 लाख लगे, तो हिस्से में भी तुझे हम कम पेमेंट करेंगे, जो इनकम होगी उसमें से हम तुझे कम पेमेंट करेंगे। उसने कहा भाई ऐसा है, पेमेंट तो रहेगी सबकी बराबर, लेकिन जो 5 लाख पर ब्याज चढ़ेगा वो मैं तुम्हें दे दूँगा, क्योंकि मुझे तो 15-20 दिन के लिए, महीने भर के लिए चाहिए। तो जो तुमको ब्याज उस पर लगाना है 1%, 2%, 3%, वो ब्याज आप लगा लो, वो मैं आपको दे दूँगा। तो इस तरीके से आपने कैपिटल पर ब्याज दिया। तो हज़रत ये जो है आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएगा। और उसके बाद फिर आता है कि इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी कि अगर बैंक ने आपको एक ओवरड्राफ्ट कहते किसे हैं, सबसे पहले तो ये बात आपके जहन में आनी चाहिए कि ओवरड्राफ्ट कहते किसे हैं। बैंक जो है ऐसे अपने कस्टमर को पैसे निकालने की इजाज़त देता है ज़रूरत से ज़्यादा, जो जितने उसके खाते में भी नहीं होते उससे ज़्यादा निकालने की इजाज़त देता है, जो जिसको देखता है कि इसकी लेन देन ज़्यादा अच्छी है बैंक के साथ। मिसाल के तौर पर एक कंपनी की जो लेन देन है वो एक महीने के अंदर 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए की है, तो वो एवरेज निकाल लेते हैं कि ये कंपनी हमारे पास हर महीने में 20 लाख या 30 लाख या 50 लाख रुपए जमा कराती है औसतन। तो वो कहते हैं कि अगर आपको इसकी दुगनी रकम की भी अचानक ज़रूरत पड़ जाती है तो हम आपको एट ए टाइम कम इंटरेस्ट पे दे देंगे और 30 दिन के लिए देंगे। लेकिन अगर वो मान लीजिए 30 दिन में पैसा हमको आप नहीं देते हैं, जैसे आपने देखा होगा क्रेडिट कार्ड का भी मामला है कि आपको 28 दिन में जो भी वो मुद्दत मुतय्यन करती है कि इतने दिन के अंदर अंदर वो पेमेंट वापस करने पर आपको इतने इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन इससे ज़्यादा आप रखेंगे दिन, पैसा हमारा रखेंगे तो हम फिर आपसे फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे। तो इसी तरीके कंपनी को भी वो एक रकम दे देती है कि हम आपको इतनी रकम दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक कंपनी के पास एक कंटेनर हाथ लगा और वो विदेश से आया कंटेनर, और उसको अगर वो ऑन द स्पॉट ख़रीद ले तो वो आपको मिसाल के तौर पे 50 लाख का मिल रहा है। अब कंपनी के खाते में तो जो है सिर्फ जो है 25 लाख ही हैं, तो उसने बैंक से बात कर रही कि भाई मेरे खाते में 25 लाख है और मुझे तो एट ए टाइम जो है 50 चाहिए, तो बैंक प्रोवाइड करा देगा वो पैसा। अब अगर उसको इस बात का यकीन था कि मैं महीने के अंदर अंदर उस कंटेनर के तमाम सामान को बेच के अपना पैसा
हासिल कर लूँगा और बैंक का जो मैंने ओवरड्राफ्ट बना रखा है, एक्स्ट्रा पैसा मैंने ले रखा है, वो मैं दे दूँगा तो मुझे इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा और मुझे मुनाफा भी अच्छा होगा। अगर नहीं दे पाया तो वो फिर 18% जो भी परसेंट बंधेगा वो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो उसने कंटेनर ख़रीद लिया, बैंक से पैसे ले लिया और बैंक को पैसे वापस भी कर दिए 1 महीने के अंदर अंदर। तो जो एक्स्ट्रा पैसा उसको उसके ड्राफ्ट पे मिला है, जो उसके पास मौजूद नहीं था, पर बैंक ने फौरी तौर पे कुछ सहूलियात 1 महीने की सहूलियात के तौर पर उसको दे दिया एक्स्ट्रा पैसा, तो वो ओवरड्राफ्ट के नाम से जाना जाता है। ये आपके इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। अगर आपने इस पर इंटरेस्ट दे रखा है कोई, तो जो भी इंटरेस्ट आपने दिया है वो आपके इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएगा। बैंक चार्जेस, जो बैंक के बहुत सारे खर्च होते हैं, आप ड्राफ्ट बनवाते हैं तो 50 का नोट आपको देना पड़ता है 5000 रुपये में, 100 रुपये भी देने पड़ देते हैं। तो जो आप ड्राफ्ट बनाने पर या बैंक और कागजाती कार्यवाहियों पर आप पैसा खर्च करते हैं वो बैंक चार्जेस कहलाते हैं। डिस्काउंट ऑन बी आर डिस्काउंटेड, यानी कि आपने डिस्काउंट जो है दिया, तो आपको जो है आपने डिस्काउंट दिया है तो आपका ये खर्चा है। और डिस्काउंट अलाउड वही चीज़ आ गई, सेम टू सेम डिस्काउंट डी आर वही चीज़ हो गई। और इसके बाद फिर आता है चैरिटी यानी दान करना, अदर एक्सपेंसेस दूसरे ज़रिए के ज़रिए खर्चा, डेप्रिसिएशन यानी घिसावट, यानी कि आपने जैसे एक मशीनरी ख़रीदी है, 1 साल बाद उसमें कल पुर्जे उसके जो यंत्र होते हैं कल पुर्जे होते हैं वो घिस जाते हैं, तो उनको अगर हम रिपेयर कराएं या उनको पहले जैसे नए लगवाएं उसके अंदर, तो उसमें जो होने वाला ख़र्चा होता है वो डेप्रिसिएशन कहलाता है। तो हर साल हर मशीन का जो है डेप्रिसिएशन हम लगाते हैं, ये हमारे इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाता है। लॉस बाय फायर, अगर आग के ज़रिए आपका कोई नुकसान हो गया है कंपनी का, तो वो आपका लॉस बाय फायर कहलाता है, इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। चोरी का भी लॉस बाय थेफ्ट माने चोरी करना, चोरी होना, तो उसे आपके चोरी हो गया माल, तो ये भी आपका खर्चा है। और लाइसेंस फ़ी, आपने लाइसेंस बनवा रखा है, ये भी आपका खर्चा इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। सेंड्री एक्सपेंसेस मुख्तलिफ, सेंड्री माने मुख्तलिफ, मिसलेनियस माने खोए हुए, और अदर माने भी मुख्तलिफ। तो ये लगभग जो हैं हम सेंड्री के बारे में बोल देते हैं कि जो मुख्तलिफ एक्सपेंसेस यानी कि ऐसे खर्चे जिनके बारे में आपको ज़्यादा मालूमात नहीं है, सेंड्री एक्सपेंसेस कहलाते हैं। फिर ट्रेडिंग एक्सपेंसेस हो गया, ट्रेडिंग एक्सपेंस में ट्रेड एक्सपेंस हो गया, ट्रेडिंग एक्सपेंस भी आपके सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं। इसके बाद फिर आता है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, आपने जो अपनी प्रॉपर्टी थी यानी कि कंपनी की वो बिकी, किसी वजह से कम रेट में बिकी, उसको जो ओरिजिनल रेट थे वो भी नहीं मिले, उसमें नुकसान हो गया, तो आप वो एक तरीके कंपनी का खर्चे में शुमार किया जाएगा। वाइट वॉश यानी कि आपका जो है पुताई वगैरह का खर्च। और ये रह जाता है लास्ट में नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल। कैपिटल में जब हम प्रॉफिट होता है तो कैपिटल में यानी बैलेंस शीट में हम उसको जोड़ते हैं, और जब नेट लॉस होता है तो बैलेंस शीट में जो कैपिटल साइड होता है उसको उसमें से हम उसको घटा देते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी अपने कमेंट्स हमें ज़रूर दीजिएगा। हमारे चैनल पैरामाउंट कंप्यूटर्स देवन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, इसे शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक कीजिएगा, और अपने कमेंट्स हमें देकर हमें अपनी मोहब्बत का एक तोहफ़ा ज़रूर दीजिएगा। हमारी कोशिश उन स्टूडेंट्स को पढ़ाने की है जो नॉन कॉमर्स पर्सन हैं, जिनको कॉमर्स से वाक़फ़ियत नहीं है और वो टैली सीखना चाहते हैं। इसलिए हमने उसी लेवल पर अपने आप को ढालकर इस वीडियो को हमने बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें जो भी आपको कमी महसूस हो रही होंगी उनको आप अपने कमेंट्स में हमें बता दीजिएगा, जिससे कि हम अपने उन कमियों को ख़त्म करके उन स्टूडेंट्स का ख्याल रखें कि जिन्हें कुछ भी नहीं आता टैली के नाम पे और अकाउंट के नाम पे, और वो टैली सीखने के शौकीन हैं। अगली मुलाकात तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।